लेकिन दोस्तों इन भी मौजूद अगर मैं कुछ आमदे, लेकिन अब लगता ऐसे है कि शिकस्त भारत के मुकद्दर में लिख दी गई है और इस मर्तबा मैदान जंग बना है बीजिंग, जहां पर एससीओ का इजलास हो रहा था और एससीओ के इस इजलास में पाक भारत मार्के में भारत की हो गई है शिकस्त। इससे पहले जनाब पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के मुशीर हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब, उन्होंने भारत के कौमी सलामती के मुशीर जनाब अजीत देवल को धूल चटाई और बाद में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत को एससीओ एलामिये में शामिल किए जाने पर भारत को वो मिर्चें लगी जनाब, उन्होंने वो पिट स्यापा डाला कि अल्लाह की पनाह। तो ये थी कि भारत के वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह इस सूरत हाल से ना सिर्फ चिढ़ गए बल्कि इस एलामिये में बलूचिस्तान के इशू को शामिल किए जाने को तौहीन अमेज रवैया करार दिया और मेजबान चीन के ऊपर भी बेबुनियाद इल्जामात आयद किए और उसके साथ साथ रूस, जो कि भारत का एक रवायती हलीफ के तौर पर सामने आया था, आज राजनाथ सिंह के इस जारहाना रवैये का रशिया भी शिकार बना है। और बेबुनियाद इल्जामात के बाद भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ के इलामिये पर दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। एससीओ के इस इजलास में और क्या क्या हुआ, किस तरीके से राजनाथ सिंह ने अपना जो हठधर्मी पर मबनी रवैया है उसकी बुनियाद पर भारत को खित्ते के दीगर ममालिक से मुकम्मल तौर पर काट के रख दिया है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। इस इजलास में राजनाथ सिंह के जो खिताब है उसके ऊपर भी बात करूंगा और ख्वाजा आसिफ साहब ने राजनाथ सिंह को किस तरीके का जवाब दिया है इस पर भी आपके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं भारत की एक और नाकामी की जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई है और मुझे ऐसे लगता है कि भारत कहीं अब इस पे दर पे नाकामियों के बाद सरफ ही ना फांक लेंगे क्योंकि सूरत हाल जरा खराब होती हुई नजर आ रही है और खास तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर। मामला है सलामती कौंसिल के इजलास की सरबराही का। इससे पहले जब अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपने लिए हजीमत कमाई थी, उस मौके पर भी पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की कैंपेन चलाई गई थी और उसका जवाब ये मिला था कि पाकिस्तान को सलामती कौंसिल का ये जो एंटी टेररिज्म कमेटी है उसकी सरबराही सौंप दी गई थी। उसके बाद आपको मालूम है कि सलामती कौंसिल की जो सरबराही है वो बारी बारी हर एक मुल्क को मिलती है जो कि सलामती कौंसिल का मेंबर होता है। इस मर्तबा ये जो सदारत है सलामती कौंसिल की, ये अगले महीने पाकिस्तान को मुंतकिल की जानी थी, यानी पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के सदर की हैसियत से फराइज सर अंजाम देने थे। भारत ने ये जो तरीक़ाकार है इसमें तब्दीली के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और उन्होंने सलामती कौंसिल के मुख्तलिफ अराकीन, खास तौर पर मुस्तकिल अराकीन जो हैं उनके साथ राब्ता किया और कोशिश की कि इस मर्तबा पाकिस्तान को इस जो सरबराही थी सलामती कौंसिल की इससे महरूम रखा जाए और पाकिस्तान को 1 साल के बाद सलामती कौंसिल की सरबराही मिले ताकि भारत अपनी जो कामयाबी है उसका ढोल पीट सके, ये कहते हुए कि उसने दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत पाकिस्तान को सलामती कौंसिल की सरबराही से महरूम कर दिया। लेकिन यहां पर भी जब मैंने आपको बताया ना कि शिकस्त मुकद्दर में लिख दी जाए तब कोई बचाव का सूरत हाल सामने नहीं आती, तब जूते जो मुकद्दर में होते हैं वो पड़ के ही रहते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ये जूते अब वाकईतन भारत के मुकद्दर में लिख दिए गए हैं। मामला फिर आगे बढ़ता है और सलामती कौंसिल के वो तमाम अरकान, खासतौर पर मुस्तकिल अरकान जिनसे भारत राब्ता करता है और पाकिस्तान को इस सरबराही से रोकने की कोशिश करता है, वो भी भारत को साफ और चिट्टा जवाब दे देते हैं और ये कहते हैं कि जो मुरवजा तरीक़ाकार है, जिसकी जो टर्न है उसको उसी टर्न के ऊपर ही सलामती कौंसिल की सदारत मिलेगी। ये पाकिस्तान की बारी है इस मर्तबा सलामती कौंसिल की सरबराही करना, लिहाजा पाकिस्तान को उसके जायज़ हक से महरूम नहीं किया जाएगा। और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को अनाउंस कर दिया जाता है कि पाकिस्तान अगले महीने यानी जुलाई में सलामती कौंसिल की जो सदारत है वो ना सिर्फ संभालेगा
बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार को अपने ऑफिस में मुलाकात के लिए बुलाया। उनको जनाब इस बात से यानी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके फैसले से आगाह किया और उनको बताया कि जनाब आपने अगले महीने से सलामती कौंसिल के सदर की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर में होने वाली इस मुलाकात में एंटोनियो गुतेरेस और पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार के साथ मुजव्वज़ा प्रोग्राम ऑफ द वर्क पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसके तहत आलमी अमन व सलामती के कई अहम अमूर पर सलामती कौंसिल के इजलास के हवाले से पाकिस्तान को ब्रीफ किया गया और मुख्तलिफ मामलात पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया कि जनाब इस वक्त सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी संगीन है। इसराइल की तरफ से गज़ा पर मुसलसल हमले जारी हैं। इसराइल जो है वो गज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसी दौरान खलीज के अंदर जो कशीदगी पैदा हुई थी इसराइल की तरफ से ईरान पर किए जाने वाले हमलों के बाद और दीगर जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सिचुएशन है उसके ऊपर मोहतरम एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार को आगाह किया और आसिम इफ्तिखार ने इस मुलाकात में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान शफाफ मुशावरती और तामीरी सफारतकारी को फ़रोग़ देगा ताकि आलमी मसाइल के हल में मौसर पेशरफ्त मुमकिन बनाई जाए। इसी मुलाकात के दौरान जो ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता की नाजुक सूरत हाल, अफ्रीकी और एशियाई खित्तों में पाई जाने वाली कशीदगी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस की अफादियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी, पुरअमन तनाज़ात के हल और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए इस बात का जिक्र किया कि सेक्रेटरी जनरल की अमन व इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हमायत करता है। यानी इस महाज पर भी भारत को ना सिर्फ जो है वो शिकस्त हुई है बल्कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह अगले महीने यानी जुलाई से अक़वाम मुत्तहिदा के सदर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देना शुरू करेगा और जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, बैनुल अक़वामी मामलात के अंदर कशीदगी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कोशिशों से, पाकिस्तान की सफारतकारी से ना सिर्फ तय की जाएंगी बल्कि दुनिया अब पाकिस्तान का एक और चेहरा देखेगी। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का तो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद वो तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो गई है और पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुए हैं, ख़ास तौर पर रशिया के साथ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो बाहमी इश्तराक है ना सिर्फ उसमें इजाफा होने जा रहा है बल्कि रशिया जो कि माजी में भारत का एक हलीफ मुल्क के तौर पर सामने आया वो भी अब खम ठोंक कर पाकिस्तान की हमायत कर रहा है। इसी वजह से एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है जहां पर भारत के जो रुकने पार्लियामेंट हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में घूमने फिरने का मौका मिला था, उनकी एक वीडियो है यानी शशि थरूर की। वो एक रशियन मंदूब के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उस मुलाकात के अंदर वो फ्रेंच ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसमें ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात भी आगाह कर रहे हैं और उस वीडियो में इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से 3 रफ़ाल तैयारों को तबाह किया गया। फ्रेंच ज़ुबान के अंदर शशि थरूर ने इस बात को तस्लीम किया कि 3 रफ़ाल तैयारे पाकिस्तान ने तबाह किए और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने 6 तैयारे तबाह किए और वो इस बात का एतराफ़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जदीद तरीन साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को इस्तेमाल करने के बाद भारत मजबूर हो गया था कि वो अपनी एयरफोर्स को ग्राउंड कर सके और
एयर फोर्स उसके बाद जब तक सीज फायर नहीं हुआ, भारत की एयर फोर्स जो है वो ग्राउंड ही रही थी। और उसके बाद भारत ने जो 9 मई की दरमियानी शब 9 और 10 मई की दरमियानी शब अटैक किया था पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस पर, तो उस मौके पर भी भारतीय एयर फोर्स को इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसका मतलब यह है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर भारत अपनी सफारतकारी जो वो करने की कोशिश कर रहा है, उसमें इनफैक्ट अपना इतराफ शिकस्त कर रहा है, और इस बात का इतराफ कर रहा है कि पाकिस्तानी फजाइया अल्हम्दुलिल्लाह वो भारतीय फजाइया पर भारी पड़ गई थी। इसी तरीके से राजनाथ सिंह साहब जो कि भारत के वजीर दिफा हैं और एससीओ इजलास में शिरकत के लिए गए थे, उन्होंने एससीओ इजलास में खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने पहलगाम वाक़े का जिक्र किया। और पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि माजी में और पहलगाम वाक़े में होने वाले हमलों में लश्कर तैयबा के मुलव्वस होने की ममासलत पाई जाती है। उनका ये कहना था कि पहलगाम हमले के दौरान मुतासरीन को उनकी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाकर गोली मारी गई, और उन्होंने इस बात का भी जो है वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए कहा कि इन हमलों की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 7 मई को दहशतगर्दी के खिलाफ अपने हक के दिफा का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार दहशतगर्दाना हमलों को रोकने के लिए इंडिया ने कामयाबी के साथ, जिसका भी एतराफ़ किया शशि थरूर ने कि कामयाबी ये थी कि 6 तैयारे बढ़ के रह गए, उन्होंने जनाब ऑपरेशन सिंदूर कामयाबी के साथ लॉन्च किया। और उन्होंने उसका वजाहत ये बताई कि इस ऑपरेशन का मकसद सरहद पार मौजूद दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाना था। उनका ये भी कहना था कि दहशतगर्दी और अमन एक साथ नहीं चल सकते, और अब भारत रियासती दहशतगर्दी यानी स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी में किसी तरह की कोई तफरीक नहीं करेगा, बल्कि हर तरह की दहशतगर्दी का जो सरहद पार जिम्मेदार हैं उनको ही इसका जिम्मेदार ठहराते हुए उनको सबक सिखाया जाएगा। यानी उन्होंने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले का इशारा दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि असूली तौर पर अगर भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त होता तो एससीओ में मौजूद ममालिक कम से कम भारत के मौक़िफ़ से जो है वो उसका कम से कम उसको दुरुस्त तस्लीम करते। अब एससीओ में सिर्फ चीन और पाकिस्तान नहीं है, एससीओ के अंदर रशिया भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, और इसके अलावा दीगर बेलारूस है, दीगर ममालिक भी एससीओ के रुकन हैं। किसी एक रुकन ने भी भारत की तरफ से पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ को दुरुस्त करार नहीं दिया। हत्ता कि जब ये जो एससीओ समिट है इसका एलामिया तैयार किया गया तो भारत की ख्वाहिश के मुताबिक उसमें पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं था। अलबत्ता बलूचिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड और भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जिक्र था, और पाकिस्तान की ये यकीनी तौर पर फतह है कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर ने जिस तरीके से एससीओ के इजलास में जो सेक्रेटरीज लेवल का इजलास था वहाँ पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को प्लीड किया, शवाहिद की बुनियाद पर अजीत दोवल को धूल चटाई, वहाँ पर इस बात को इस्टेब्लिश किया कि दहशतगर्दी भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं है, बल्कि भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है। और उस हवाले से उन्होंने ठोस हवाला जात भी दिए जो कि तारीखी तौर पर दुरुस्त है, उससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। तो उसकी बुनियाद पर ये जो इलामिया था उसके अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जिक्र था। अब भारत को ये देख के यकीनी तौर पर मिर्चें लगी, उन्होंने कहा जनाब हम ये इलामिया को कबूल नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक पहलगाम वाक़े की मुज़म्मत इस इलामिये में नहीं की जाएगी। और उसके बाद भारतीय वफ़द ने
SCO کانفرنس میں موجود ہر ملک کے ڈیلیگیشن کے پاس گئے راجناتھ سنگھ کی سربراہی میں. یہ جو تمام وفد تھا بھارتی، اس نے ایک ایک کر کے تمام ممالک کے، چاہے وہ رشیا ہے، چائنا ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، کرغزستان ہے، بیلاروس ہے، ان کے تمام ممالک کے پاس گئے اور جا کر ان سے درخواست کی کہ جناب اگر بلوچستان کا ایشو اس میں شامل ہے تو پہلگام واقعے کو بھی اس اعلامیے میں شامل کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی ایک ملک نے، حتیٰ کہ رشیا نے بھی بھارت کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کسی ایک ملک نے بھی بھارتی موقف کی سپورٹ نہیں کی، بلکہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کو منہ پہ کہہ دیا کہ جو اعلامیہ وزارتی لیول پر، سیکٹری لیول پر تیار کیا گیا ہے، اس میں کوما اور فل سٹاپ کی تبدیلی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، یہی اعلامیہ ہے اور یہی اعلامیہ جاری کیا جائے گا. جس پر یقینی طور پر جو مرچیں تھیں وہ تو ایسی خوفناک لگنی تھی کہ جناب انتہا کوئی نہیں. اور اس کے بعد راجناتھ سنگھ صاحب نہ صرف چڑ گئے بلکہ انہوں نے SCO کے اس مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے ہی انکار کر دیا. اور یہ پہلا موقع ہے SCO کے قیام کے بعد کہ مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کیا جا سکا. البتہ یہ پاکستان کی سفارتی لیول پر فتح ہے کہ خطے میں موجود کسی بھی ملک نے بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار نہیں کیا. حتیٰ کہ رشین ڈیلیگیشن نے بھی راجناتھ سنگھ کی طرف سے رابطے کے بعد اعلامیے میں پہلگام واقعے کی مذمت کو شامل کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا. اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کر بھارت کی اور کیا سبکی ہو سکتی ہے اور کیا شکست ہو سکتی ہے کہ دوست دوست نہ رہا. ٹھیک ہے جی. اور دوست بھی آ کر اب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پاکستان کے کندھے کو تھپکی دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کر دیا کہ بلوچستان کے اندر جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کا موقف درست ہے اور وہاں پر ریاست بھارت ملوث ہے. تو اس کے بعد تو پھر چراغوں میں روشنی کیا، تیل بھی ختم ہو جانا تھا. اور جناب ایسا ہی ہوا اور یقینی طور پر یہ پاکستان کی سفارتکاری، پاکستانی حکومت اور ریاست کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ ہے. اور تمام ریاستی ادارے اور پاکستان کی حکومت یقینی طور پر مبارکباد کی مستحق ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.